हाय गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। सो मैं हूँ आदित्य एंड ये है खुशी। मैं अपना इंट्रो खुद दे सकती हूँ। और मैं हूँ खुशी। और आज हमारे बीच में हमारे बहुत बहुत प्यारे दोस्त बैठे हैं जिनका नाम है शुभ निजावन एंड ही इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट टैटू आर्टिस्ट। मतलब मैंने इससे फाइनेस्ट टैटू आर्टिस्ट अभी तक इंदिरापुरम में तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। एक काम करो, आप खुद ही देख लो। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. हाय शुभ भाई, क्या हाल है अपने? मैं बहुत बढ़िया भाई। बड़े दिनों बाद दिख रहे हो यार। ये हर दिन यहीं पर ही होते हैं और ये बोलते हैं बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आके? एक्चुअली हमको भी बड़ा अच्छा लग रहा है पहली बार अपनी पॉडकास्ट में आके। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ तो तुम कर रहे हो जिंदगी में, वैसे उम्मीद थी नहीं मुझे। तो ये शुभ भाई है। सो ये बेसिकली खुशी ने जितने भी टैटूज बनवाए हैं वो इन्हीं के थ्रू बनवाए हैं। सो मैं इनसे खुशी के थ्रू मिला था एंड ही इज़ जस्ट एन अमेजिंग टैटू आर्टिस्ट। मतलब मुझे आज भी याद है कि हम लास्ट ईयर जुलाई में मिले थे। मैं इसको 2 साल तक फॉलो कर रही थी कि यार ठीक है, ये बंदा है, इसको इंस्टा पे फॉलो करती हूँ मैं और मेरे को एक बार तो कभी इससे टैटू बनवाना है। एंड देन लास्ट ईयर सडनली गुड़गांव से मेरे अंदर माता जगी कि नहीं यार चलो यार गाजियाबाद चलते। गाजियाबाद गई थी जब इसका पहला टैटू स्टूडियो था। वहाँ पे जाके इसने मेरा पहला टैटू किया एंड इट वाज सो अमेजिंग कि अच्छा, तो मेरा भी एक छोटा सा वो है कि मेरे को नई नई जगह से टैटू बनवाना बहुत पसंद है। मैं एक कॉन्टिन्यूस जगह से टैटू नहीं बनवाती, कभी टैटू आर्टिस्ट मैं रिपीट नहीं करती। बट दिस गाय, इसका इतना फाइन आर्ट था, इतनी डिटेलिंग थी कि मेरे को उसके बाद हुआ कि नया सेकंड टैटू भी तू करेगा। एंड कोइंसिडेंटली इसका नया तब टैटू स्टूडियो यहाँ पर अपना हैबिटेट सेंटर में खुल रहा था, तो मैं यहाँ आई और बाय चांस वही था कि मेरा ही टैटू इसने पहला किया था इस स्टूडियो में, राइट? यस। तो स्टार्ट तो लक्ष्मी से ही हुई, लक्ष्मी थोड़ी हमारी पर खतरनाक। तो शुभ भाई, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई अपनी टैटू की? बेसिकली मेरे को ये बताओ, आपने कब सोचा कि आपको टैटू आर्टिस्ट बनना है और इसको प्रोफेशनल वे के अंदर आपने किस तरीके से मोल्ड किया? देखो, जो थॉट आया वो बहुत पहले आ गया था लाइफ में, बहुत ईयर्स पहले जब 6th स्टैंडर्ड में था तब आ गया था कि इंट्रोड्यूस हो गया था मैं टैटूज के साथ। क्योंकि टीवी पे एक शो आता था, LA इंक, मियामी इंक, बहुत सारे ऐसे शोज आते थे अमेरिका के जिसमें वो टैटू आर्टिस्ट अपनी लाइफस्टाइल दिखाते थे। तो वो एक बच्चे के लिए बहुत कूल चीज़ थी कि यार ऐसी भी लाइफस्टाइल हो सकती है। बट उसके बाद लाइफ में तुम आगे बढ़ जाते हो, तुम भूल जाते हो वो सारी चीज़। री इंट्रोड्यूस हुआ मेरे को टैटूज कि मेरे को मेरे फ्रेंड का टैटू बनवाने जाना था एंड सडनली मेरे को उसके साथ जाके ऐसा क्रेज़ आया कि मैंने सोचा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा क्या है। और जब वो सारी चीज़ें, वो सारी थॉट्स वापसी आ गई दिमाग में कि हाँ यार पहले भी देखता था ये सब, तो हाँ फिर वहाँ से क्रेज़ उठा। एंड तो बेसिकली आपने 6th क्लास में सोचा था कि आपको ये करना है। हाँ। बट तब तक कुछ आपने इनिशिएट नहीं किया था? तब एक वो होती है बचपन मतलब में, सॉरी, वैसे- तब तो क्या ही इनिशिएट कर सकते हो, मतलब एज इन कि उस टाइम तक आपके दिमाग में Introduce हो थॉट गया। आ गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था कि हाँ ठीक है ये मैं कर सकता हूँ। बचपन से आर्ट करते थे? करता था बट ऐसा कभी नहीं किया कि मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया किसी कॉन्टेस्ट में या किसी उसमें। मैं फ्री वेला बैठा हूँ तो मैं आर्ट करे बिना नहीं रह सकता। बट अगर किसी ने मुझे बोला कि तुम कुछ बना के दिखाओ तो मैं नहीं बना पाता। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था कि आई वॉज आर्टिस्टिक, बट सिर्फ कोई मुझे फोर्स करता है तो मुझसे नहीं हो पाता। और ये टैटू ही ऐसी चीज़ थी, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो मेरे को बहुत कंफर्टेबल करती है और लोगों के सामने आर्ट करने में। पेंसिल पेपर पे मैं कभी इतना वो अच्छा था नहीं, ऑल्दो और लोगों से अच्छा था, बट स्टिल आई वोंट से कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था उस समय। पहला टैटू तूने कब करवाया था? मैंने कब करवाया था? पहला टैटू मेरा अब तो कवर अप हो चुका है। ठीक है, तो वो मैंने करवाया था आफ्टर 12th, और वो भी ये इसने कंट्रोवर्शियल सवाल किया। इसको पता था ना पहले से? सच्ची बताना।
प्लीज। वो मैंने हनुमान मंदिर है हमारा सीपी के आसपास तो मुझे नॉलेज नहीं थी। मेरे दोस्त पहले टैटू बनवा चुका था तो मेरे को तब पता नहीं था अच्छे अच्छे टैटू आर्टिस्ट भी है इंडिया में। तो मैं वहां चला गया, मैंने वहां पे जाके अपना नाम लिखवा लिया बट वो नाम अभी भी है। उसके बाद एक मेरा बहुत खास दोस्त, उसने उसे कवर अप करके उस पर थोड़ा आसपास चीजें बना दी थी। नाम अभी भी है। मतलब क्या जर्नी रही, कैसे शुरुआत हुई और कहाँ से क्या क्या बीच में रुकावटें आई और कैसे अपने घर वालों को कन्विंस करना, तो टैटू आर्टिस्ट एज अ करियर इज मतलब तो कैसे? मैं बताता हूँ, ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि कॉलेज खत्म हो चुका था और जिंदगी का पहला ब्रेकअप हो चुका था, बहुत खतरनाक लड़के और उनका ब्रेकअप है। अंदर से तो हौसला खत्म था कि कुछ करने से कुछ कर तो सकते नहीं। वो मेरा स्टार्टिंग से ये डिसाइडेड था कि कॉलेज करना है ऐश करने के लिए और कॉलेज के बाद पापा के बिजनेस में घुस जाना है। अब जब पापा के बिजनेस में घुसे तो तब तक थोड़ा दिल में दर्द पहली हार्ट ब्रेक का तो था ही, और वहां गए तो वहां जाके पता चला यार ये तो बहुत ही बोरिंग काम है। काम में पैसा अगर मैं देखूं तो फिर बात अलग आती है, बट कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, मेरा दिमाग बहुत आर्टिस्टिक चीज़ों में था और वो बिल्कुल आर्टिस्टिक नहीं थी। वो एक नॉर्मल सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरे पापा का शोरूम है, वो बहुत पुराना बहुत अच्छा सक्सेसफुल है। बट मैं कहीं ना कहीं 6 मंथ्स वहाँ पे काम करा और 6 महीने में मुझे पता चल गया कि 1 बजे उठ के काम पे जाना और 6 बजे रात को घर आ जाने को काम नहीं कहते, और वो डिप्रेशन में ले आता है तुम पूरा। एक एंजाइटी आ जाती है कि मैं यही करता रहूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा कोई एफर्ट नहीं है। कमा तो पापा अभी भी उतना ही रहे जितना मेरे बिना रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहे। तो वो चीज़ आपको अंदर से खाती रहती है। और उस टाइम पे टैटूज इंस्टाग्राम सबके हाथ में आ गया, तो मेरी पूरी प्रोफाइल टैटू पेजेस से ही भरी हुई थी। तो उनको देख के मुझे हमेशा ये लगा, ये पहली एक ऐसी चीज़ थी जिसे देख के मुझे लगता था ये मैं कर सकता हूँ, और कुछ करूँ या ना करूँ। फिर घर वालों को अब ऐसे तो नहीं बोल पाया टैटू आर्टिस्ट बनना। एक दिन घर पे लड़ाई हो गई कि तू कुछ नहीं कर सकता, और ये हर दिन की लड़ाई थी और मैं एक्सेप्ट कर चुका था। एक दिन मैं बस्ट आउट हुआ, मैं वो करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो उनका क्या करना चाहता है, मैं कहा मैं टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ कट। उस वक्त ना सिर्फ मम्मी और भाई थे रूम में। उन दोनों का जो रिएक्शन था ना, मैं अपने पापा से पूछ ही नहीं पाया उसके बाद। बट उन्होंने इस तरीके से बोला कि तू अभी बचपना कर रहा है, कि ये क्या काम है, तू पापा से पूछेगा, पापा बहुत डांटेंगे ये है वो। तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया। 2-3 दिन बाद फिर डांट पड़ रही थी, इस बार पापा भी वहीं थे। तो इस बार मैंने पापा को गुस्से से, पापा मैं टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। पापा ने कहा कर जो करना है पापा थक चुके थे ऑब्वियसली, कि कहते कर जो करना है, जो है अब क्या बोल सकते हैं, कि कुछ और में भी तो कुछ प्रोडक्टिव तो कर नहीं रहा, तो इससे अच्छा जो करना चाहता है वो कर। पर मैं ये नहीं चाहता था कि उनको ना मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करूँ टैटूज से कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाया इसलिए वो टैटू आर्टिस्ट बन रहा है। मैंने उनको हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक 6 महीना बैठ के मैंने उनको इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे टैटू आर्टिस्ट, बाहर कंट्री के बहुत अच्छे अच्छे टैटू आर्टिस्ट, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, उनको कितने लोग फॉलो करते हैं, उनके पीछे कितने लोग पागल हैं, मैं वो चीज़ दिखाई। फिर घर वालों को लगता है अर्न अच्छा करते हैं नहीं करते, तो कहीं ना कहीं मैंने दिखाया पापा आप उनसे कंपेयर मत करो जो किसी मॉल में सड़क पे बैठे हैं या रामलीला में बैठे हैं, वो नहीं है टैटू। बहुत अच्छे स्केल पे ये चीज़ होती है, वो कितना कमाते हैं कितना करते हैं। कहीं ना कहीं मैं पैसे से वो नहीं था, बट अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए तुम्हें पैसा दिखाना पड़ता है कि यहाँ किसी का वो होता है भाई, जब तुम 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बने हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो तुमको कन्विंस तो, क्योंकि उनकी थिंकिंग इतने सालों से वही रही है ना, क्योंकि वो तो बिजनेस के अंदर शुरू से। और स्पेसिफिकली अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो तो आई थिंक इंडियन पेरेंट्स आर वेरी ऑर्थोडॉक्स। पूरी फैमिली में मेरे को नहीं लगता, मेरी फैमिली में दूर दूर तक अगर मैं देखूँ या तो बिजनेस हो रहा है या सीए है मेरी फैमिली में, मेरे पापा की साइड भी, मेरी मम्मी के साइड भी, प्लस जॉब्स करने वाले कोई IBM में है, कोई इसमें है। मेरी खुद की भाभी, मेरी खुद की बहन, जो मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो डेलॉइट में, EY, ये वो सारी टॉप कंपनीज, और खासकर बाहर कंट्री मेरी भाभी इस वक्त अमेरिका गई हुई है अपनी जॉब। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये घर वालों को ये दिमाग बनवाती है कि यार यही एक तरीका सक्सेस होने का, पढ़ाई एक तरीका सक्सेस होने का। वो उनकी भी गलती नहीं है, वो या तो जॉब कर लो या फिर बिजनेस कर लो, टैटू आर्टिस्ट बन जाओ, ये तो मेरे माँ बाप के पता नहीं दिमाग में 10 जन्मों तक नहीं आता तो अब इसके आगे की बात कैसे बढ़ी, आपने कहाँ से सीखा, और
हर किसी को डिफ़िकल्टीज तो देखो आती हैं, हर कोई स्ट्रगल एक टाइम पे फेस करता ही करता है। हर बंदा ये सोचता है कि ठीक है मैं ये करूँगा तो सही, बट उसको किस तरीके से इनिशिएट करूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे यू आर सक्सेसफुल इन वॉट यू आर डूइंग, राइट। सो जैसे स्टूडियो आपने खोला, इससे पहले भी एक स्टूडियो था जैसा खुशी ने अभी मेरे को बताया गाज़ियाबाद के अंदर, तो किस तरीके से आपने अपने बिजनेस को लिया और उसको इनिशिएट करके किस तरीके से आप उस लेवल पे, क्या हो गया अरे वो बंदा किस तरीके से आपने अपना बिजनेस जो है वो एक तरीके से ग्रो किया? ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि अब घर वालों ने हाँ तो कर दी थी, चाहे उन्होंने गुस्से में करी या जैसे भी करी, बट मैंने उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया और मैं घर पे ही पेंसिल के पीछे ना आटा लगा देता था, तो पेंसिल भारी हो जाती थी। तो उससे कहीं ना कहीं एक फील आती थी कि मेरे को पता नहीं था, ये तो मैंने अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया था। तो उससे मैं ड्राइंग्स करने लगा कि हाँ यार टैटू आर्टिस्ट के पास जाऊंगा सीखना, तो उसे कुछ तो दिखाऊंगा ना कि क्या किया, ऐसे थोड़ी चला जाऊंगा। तो फिर स्टार्ट थोड़ी मैंने फिर रिसर्च करी कि किसके यहाँ सीख सकते हैं। तो मेरे को पहले तो एक बहुत बड़ा टैटू स्टूडियो है दिल्ली का, GK में, डेविल्स टैटू में, मेरे को वहाँ जाके पूछना था। पर पहले मेरे भाई की शादी भी थी, तो वो शादी कंप्लीट करके जनवरी 2020 में मैं उनके पास गया था तब। बट वहाँ जाके थोड़ा ये था कि मैं ठीक से कन्विंस नहीं हो पाया था। ये उनका काम बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, बट द मनी इट वाज एक्सपेंसिव एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गया था कि यार एक तो इतना पैसा लगाओ एंड उसके बाद पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो दोबारा से मैं बैकआउट कर गया था अपने माइंड में कि यार शायद मैं ना कर पाऊँ। फिर मेरे को किसी और एक जगह का बात पता चली, मंजीत टैटूज़ के बारे में पता चला। मैं वहाँ गया तो फीस उनकी भी वही थी जो उनकी थी, बट इस बार मेरे पास एक ऑप्शन आ गया था कि मैं थोड़ा इसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग पार्ट्स में इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकता हूँ, एक साथ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर घर वालों से पैसा मांगो अब इस चीज़ के लिए, अब उनसे बोलो कि यार 2.5-3 लाख रुपए चाहिए, टैटू आर्टिस्ट बनना है, मेरा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। बट कहीं ना कहीं मम्मी उस टाइम तक इतना कन्विंस्ड हो चुकी थी कि उन्होंने अपनी सेविंग्स में से मेरे को इनिशियल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी। और प्लस मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, कुछ 50,000 के आसपास, मैंने वो भी लगा दी उसमें। अब आगे जाके जब मैं उनके पास गया, मैंने अपना सीखना स्टार्ट किया, मेरी किस्मत कहीं ना कहीं ख़राब चलती रही, क्योंकि 1 या 1.5 महीने बाद ही 2020 में मार्च में लॉकडाउन लग गया। बट अब मैं 2.5 लाख रुपए दे चुका हूँ और अब अगर मैंने बैकआउट किया तो घर वाले लात मार के करके बाहर निकालेंगे, तू सब कुछ करने के बाद नहीं छोड़ सकता ये। तो पर मेरे को इतना क्रेज भी था कि मैंने 50,000 रुपीज़ और तब तक सेव कर चुका था, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ कर करके, एंड मैंने वो लगा के फिर टैटू का सामान घर पे खरीद लिया। फिर मैंने फ़ोन पे एक तरीके से उनसे टैटूज के बारे में पूछता, कैसे करना है, क्या करना है, उनको हर दिन डेली रिपोर्ट करता था कि मैंने आज ये करा, स्किन पैड के ऊपर ये करा वो करा। फिर मैं उनको भेजता था, फिर वो बताते थे ये गलती है ये है, फिर मैं दोबारा करता था। ऐसे ऐसे करते करते जून जुलाई के आसपास आते आते जब लॉकडाउन ख़त्म होने लगा, धीरे धीरे सब होने लगा, तब मैंने अपना पहला टैटू किया। इट वॉज जुलाई 14 मेरे ख्याल से जब मैंने पहला टैटू लिया 2020 में। तो फर्स्ट टैटू ऑन द क्लाइंट, वो भी मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा जो कन्विंस हो गया था और कन्विंस बहुत डिफिकल्ट था। नहीं मेरे को मतलब कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आज तक उसने बस ये बोलो तुझे करना है ना तू कर, मैं तुझे बता रहा हूँ क्या बनाना है, बाकी तुझे करना है तू कर, मैं देखूंगा भी नहीं। उसने पूरे टाइम टैटू नहीं देखा जब तक टैटू हो रहा था, कि उसके पैर पे ही था टैटू, कि मैं देख लूँ आके कि क्या बना रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसे था अगर मैं देखूंगा और मुझे कुछ गड़बड़ दिख गई तो वो मेरे फेस पे आ जाएगा और तू और घबरा जाएगा। तो उसने टैटू देखा भी नहीं जब तक टैटू कंप्लीट नहीं हो गया। फिर उसने देखा एंड टचवुड उसके बाद सब कुछ आगे होता रहा। फिर वो टैटू घर पे ही मैंने अपना सेटअप लगाया और उसी से स्टार्ट किया अर्न करना, और आज यहाँ पे। तो आज 2020 से 2023 पे हम पूरे 3 साल हो गए एज अ टैटू आर्टिस्ट, और इतनी ग्रोथ कर ली कि 2 स्टूडियो चला रहे थे आप, मतलब एक खत्म हो गया और अभी आपने खुद नया स्टूडियो खोल लिया, और वो भी अकेला हूँ मैं इसलिए। हाँ, और अकेले में लाइक ऐसे अकेले चलने वाले ज़्यादा स्टूडियोज है नहीं, है ना, सिर्फ सिंगल हैंडेडली आप सब कुछ। मैं किसी को कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एवरीथिंग, चाहे पानी पिलाना है क्लाइंट को, चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी सी थी ना
तो मेरे को सब लोग बोलते थे कि यार टैटू नहीं बनवाना चाहिए, कैंसर हो जाता है। तो ऐसे बड़े सारे टैटू से रिलेटेड बड़े सारे मिथ्स होंगे जो कि हर किसी को नहीं पता, तो थोड़ा सा लाइट शेड कर उस पे और थोड़े बताओ। ऐसे जैसे एक के कैंसर वाला हो गया, प्लस ब्लड डोनेट वाला हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडियन सोसाइटीज़ ने अपने बच्चों के लिए बनाई हैं। तुम्हारे माँ बाप को टैटू बनवाना नहीं पसंद तो अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे? बेटा मत कराओ, जब छोटे थे ना बेटा ये मत उठाओ पुलिस आ जाएगी। अब टॉफी का रैपर उठाने में पुलिस थोड़ी आ जाती है। तो वो इसी तरीके से जनरेट की गई थोड़े बड़े बच्चों के लिए कि इससे कैंसर हो जाता है, इससे हो जाता है। तब इंटरनेट भी नहीं था तो लोगों को नॉलेज भी नहीं थी, और हो भी जाती है बहुत सी बीमारियां, बहुत सी चीज़ें हो भी जाती हैं अगर आप केयरफुल नहीं हो उन चीज़ों को लेके। अगर आप निडल्स रीयूज़ करो, उन लोगों को सिर्फ निडल्स लगता है रीयूज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें आप जिस इंक कप में इंक डालते हो वो भी रीयूज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी टैटू मशीन के ऊपर कवर्ड हमेशा रहनी चाहिए, उसके ऊपर का कवर हर बार चेंज होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो आपको क्रॉस कंटेमिनेट कर सकती हैं, एक की बीमारी दूसरे में जा सकती है और वो पहले वाले से बढ़कर ही दूसरे में जाएगी। बेसिकली मैंने भी टैटू करवाया तेरे से। जब भी तू टैटू करता है तो इवन टेबल के ऊपर क्लॉथ डिफरेंट यूज़ करता है, जो भी तू अपना डिस्पोजेबल वाला करता है। इवन जो इसके ऊपर शीट लगी होती है, वो अगर जो पहले की शीट होगी तो उसके ऊपर एक और शीट चढ़ाता है ताकि वो सेम वो टच ना हो। वो एक तरीके से क्रॉस कंटेमिनेशन वाला, आप कुछ भी एक छोटा सा भी, अगर ये मान लो किसी और का एक ब्लड है, किसी और का उसमें कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है, एंड वो अगले बंदे के उस पे टैटू पे टच हो जाता है, टैटू इज अ वुंड, तो वो इन्फेक्शन नहीं जाना चाहिए खासकर किसी और इंसान का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रॉस कंटेमिनेशन से बहुत ज़्यादा बीमारियां होने का डर रहता है। किसी को कोई भी HIV एड्स टाइप की अगर बीमारी है और हमें नहीं पता, वो टैटू बनवा सकता है, बट डेफिनेटली उसका ब्लड किसी और पे लगता है तो दिक्कत है। तो हम हर चीज़ को बदल देते हैं, हम कोई भी चीज़ सेम नहीं रखते, हम हर चीज़ A to Z जो भी है चेंज की जा सकती है वो चेंज कर देते हैं। ग्लव्स हो गए या टेबल हो गया जिस पे आप बैठ रहे हो, या जो भी है, हर चीज़ हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ सेम यूज़ ना हो और चांसेस नेग्लिजिबल हो जाए। चांस चाहे आप 1% लो या आप 90% लो, वो चांस तो चांस है, तो इससे अच्छा 0% लो। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे पास। मेरे अभी रिसेंटली ना चाचू ने एक टैटू बनवाया हाथ पे, राइट। 500 रुपये का वो टैटू था बनवाया उन्होंने अच्छी जगह से था, कोई स्टूडियो था या कुछ था, ऐसे नहीं कि सड़क से बनवा लिया था। तो उनका पूरा थम के ऊपर ग्रैटिट्यूड लिखा हुआ है। जब वो बनवा के आए तो मेरी बड़ी तेज़ हंसी छूटी थी, क्योंकि वो 2nd क्लास के बच्चे की ड्राइंग नहीं होती वैसी हैंड राइटिंग थी। तो मेरे को ये भी पूछना था कि इतने ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रेट्स क्यों रहते हैं टैटूज़ के हर स्टूडियो पे, और किस तरीके से रेट लगाए जाते हैं, और इतना रेट क्यों? देखो, अब रेट स्टार्ट होने को तो 50 रुपये से हो जाता है। आप रामलीला में जाओ 50 रुपये में, मैंने यहाँ तक कि लोग मेरे पास आए हुए हैं जो कहते हैं कि मैंने 10 रुपये 15 रुपये में बनाया था, कुछ भी लिखवाया होता है, कुछ भी होता है। टैटू तो वो रामलीला में वाले होते हैं, ठीक है, 10-15 रुपये में, 10-15 रुपये में। अब नीडल नहीं चेंज करते, वो कुछ भी नहीं चेंज करते, वो तो मिट्टी से ही उसको उसके ऊपर ना टैटू करने के बाद उसके ऊपर हल्दी और मिट्टी का लेप लगा देते हैं टैटू के ऊपर वो सब छोड़ो, अब मैं बताता हूँ क्या होता है कि टैटू स्टूडियो दिखता कैसे है, या उसके कितने फॉलोअर्स हैं, या कितना उस पर काम है, इससे आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि वो टैटू अच्छा करता है या नहीं करता, ठीक है। अब आपने अगर अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छी गाड़ी मर्सिडीज़ देखी है तो आपके लिए वो ही दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी है, बट आप रोल्स रॉयस जिस दिन देख लोगे तो आपको पता चलेगा भाई यार ये तो इससे भी अच्छी गाड़ी होती है। यही दुनिया के इंडिया में खासकर यही है। उन्होंने टैटू का काम उसी तरीके का, सफाई के बिना, लाइनें इधर उधर होती हुई, किसी का कहीं से कुछ मिटा हुआ, कलर फेड होते हुए, उन्होंने देखा ही उस तरीके का काम है, तो उनको लगता है होता ही इस तरीके का काम है, इसलिए वो लोग फेमस हो जाते हैं। और वो बैठे भी पिछले 15-20 साल से, इसलिए वो लोग फेमस हो जाते हैं, वो रेट्स कम रखते हैं अपने। हाँ जी भैया, भैया आ गए थे कल हमारे यहाँ पे सनी देओल आ रहा है। सनी देओल आ रहा है हमारे मॉल में, तो आप लोग आइएगा, पर आप जब तक वीडियो आएगी तब तक तो हो जाए पापा हाँ सॉरी कंटिन्यू करते हैं। तो अब उन्होंने रेट तो कम रख दिए, पर काम भी वो उस हिसाब से दे रहा है। 500 वाला 500 वाला काम दे रहा है, 5000 वाला 5000 वाला काम दे रहा है, बट दुनिया ने 5000 वाले को ट्राई नहीं किया। उन्होंने ट्राई 500 वाला किया, उन्होंने सबको देखा ही 500 वाला बनाते हुए, तो उनको 5000 वाला पागल लगता है।
मुझे लगता है 5000 इतना ज़्यादा, यार हमारे घर पे हमारी गली में तो 500 में बना देता है। आप 5000 वाले ट्राई तो करो, आप 500 वाले को भूल जाओगे। मैं एक बात, सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक बात और बोलूँगा कि मेरे को लगता है तेरा जो टैटू का जो बजट है वो ठीक ठाक है। मेरे को नहीं लगा कि ओवर एक्सपेंसिव या ओवर हाइप्ड रेट है, बिल्कुल ठीक ठाक रेट है। ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सस्ता है और ये भी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा महंगा है। यार आई मीन जो चीज़ आप पूरी लाइफ के लिए अपने साथ रखने वाले हो, पूरी लाइफ टाइम आपके पास वो चीज़ रहने वाली है। दूसरा बंदे की टाइम की भी वैल्यू रखनी चाहिए। दूसरा बंदा जो आर्ट कर रहा है, जो अपनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ मैं आपको इसको ना बहुत आसान तरीका बताता हूँ एक्सप्लेन करने का। पेंसिल पकड़नी है हम 3 जनों को प्लस कैमरामैन, चारों को पेंसिल पकड़नी आती है। अब इन चारों में सबसे अच्छी ड्राइंग कौन बना पाएगा? ऑब्वियसली मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं बना पाऊंगा। अब बोलना भी हम सबको आता है, पर सिंगर कौन है, सबसे अच्छा गा कौन पाएगा? ये गा पाएगा। ऐसी टैटू मशीन भी बहुत लोगों को पकड़नी आती है, टैटू मशीन यूज करनी भी बहुत लोगों को आती है, पर हर बंदा आर्टिस्ट नहीं है। अगर बात रही टैटू बनाने की, तो टैटू बना, मैं तुम्हारे को 1 महीने में टैटू मशीन पकड़नी सिखा दूंगा, तुम भी बना सकते हो। पर क्या तुम आर्टिस्ट हो? नहीं। तुम जब तक आर्टिस्ट नहीं हो ना, तो तुम उस टैटू मशीन से आर्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैटूअर एंड टैटू आर्टिस्ट। वो सारे टैटूअर है, जिनको टैटू बनाना आता है तो वो टैटूअर हो गए। टैटू आर्टिस्ट वो है जो पहले आर्टिस्ट है, फिर वो टैटू बना रहा है, वो अपना आर्ट को टैटू के उससे दिखा रहा है। ये डिफरेंट है। तो आर्ट की कभी कोई वैल्यू नहीं होती, आर्टिस्ट की वैल्यू होती है। पिकासो अगर टैटू बनाएगा, उसके में फिनिशिंग कोई नहीं देखेगा, उसके में उसका आर्ट देखा जाएगा, कि क्योंकि वो चीज इमोशंस, वो किस तरीके से, वो जिस तरीके से जो चीज कर रहा है उस तरीके से और कोई नहीं कर पा रहा, तो इस चीज का पैसा है। वो एक्सक्लूसिव है, वो एक बार ही बन रही है, वो बार बार रिपीट नहीं हो रही, वो पहली बार आपके ऊपर बन रही है, बाकी कोई कॉपी कर ले, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इस वजह से उसका रेट बढ़ता है। एक टैटू आर्टिस्ट कभी भी किसी और का टैटू का तरीका या किसी और का आर्ट नहीं उठा के करता, वो अपना करता है और वो एक ही बार ही करता है। मैं कोई टैटू रिपीट नहीं करता। हाँ, डेफिनेटली कभी बार बिजनेस करने के लिए तुम किसी और का टैटू बना देते हो या कोई बेसिक टैटू बनाते हो, क्योंकि क्लाइंट समझना नहीं चाहता इस चीज़ को। वो भी तो होता है ना कि वो पिंटरेस्ट पे सेम डिजाइन देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो वो कहते हैं आप यही बना दो, जो कॉमन टैटू आजकल ट्रेंड में चल रहे होते हैं। अब उनको तुम फोर्स करो ना, तो वो बनवाते ही नहीं है, वो चले जाता है। बट कहीं ना कहीं मेरे को मुझे अपनी ज़िंदगी में कमाना भी है, ठीक है। एंड इस जगह पे कोई भी आर्टिस्ट इस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर सकता कि उसने ज़िंदगी में ऐसे टैटूज करे हैं जो वो नहीं करना चाहता, या ऐसे टैटू करे जो उसे खुद नहीं पसंद आए। हर आर्टिस्ट करता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू हैव टू मीट योर एक्सपेंसेस। तो आप आर्ट करो, ये सारी चीज़ें भी करो, बट अगर आप बहुत सिंपल कोई टैटू भी कर रहे हो या कोई टैटू कॉपी भी कर रहे हो, कोई रिपीट भी कर रहे हो, तो इस तरीके से करो, उसमें ऐसी फाइन लाइन्स हो, ऐसा सब कुछ हो कि वो रिपीट होने के बाद भी ना जिसका कॉपी किया उससे अच्छा लगे। आई थिंक ये जो टैटू आर्टिस्ट वाली बात जो करी है तूने, वो मेरे हर टैटू पे मैंने तेरे को वो फ्रीडम दिया था आर्टिस्टिक वाला कि कुछ भी कर ले और मैंने कोई भी नहीं बोला कि यहाँ से ये कॉपी कर। एंड इनफैक्ट इस वाला, इसका भी टैटू में ऐसा ही था शायद, तो कुछ कॉपीड नहीं था, सब आर्ट वर्क करा है तूने। एंड आई थिंक कि वो टैटूज तूने रिपीट भी नहीं करे होंगे किसी पे रिपीट। तेरे वाले तो खास करने रिपीट इवन मेरे 2 कवर अप्स करे हैं तूने, और दोनों कवर अप्स के अंदर तूने अगर तूने ही मेरे को बताया था कि भाई कभी भी टैटू स्वेल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो स्किन के ऊपर नहीं आना, वो स्किन के ऊपर नहीं आना चाहिए। एंड वो दोनों वैसे ही थे। एंड जब तूने उस चीज़ को रिकवर किया तो वो पार्ट तो ऑब्वियसली हील नहीं हो सकता किसी ना किसी सेंस में, बट उसके आसपास का जितना एरिया था वो हल्का सा भी स्वेल नहीं हुआ। बट दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स जेन्युइनली ब्रिलियंट। वो तो एक नॉलेज की बात है कि तुम्हारे को पता होना चाहिए कि कौन सी स्किन पे, कौन सी स्किन की पार्ट पे कितनी निडल अंदर जानी है। अगर तुम स्किन को, ये स्किन है, स्किन में हमारी निडल जा रही है, वो क्रॉस कर रही है उसको, तो वो स्कारिंग करती हुई जाएगी, वो उसको कट कर रही है, स्किन को पियर्स कर रही है। हमें स्किन को पूरा पियर्स नहीं करना, हमें उसको उतना पियर्स करना है जितने में वो अंदर जाए, इंक छोड़े, अपना काम करे, वो बाहर आ जाए। वो पूरी अंदर चली जाएगी तो वो स्कार बनाएगी ही बनाएगी। तो ये जितने भी आप टैटू देखते हो जो उठ गए या खासकर फैल गए, तो वो स्कारिंग है। वो सारी की सारी आर्टिस्ट को नॉलेज नहीं थी कि कितनी निडल अंदर डालनी। हम अभी उस बात पे थे कि वो बिजनेस कैसे ग्रो हुआ। हाँ, वो कैसे ग्रो हुआ, स्टार्ट तो ऑब्वियसली फ्रेंड से होता है। तो मैं बताता हूँ, मैंने अपने घर के पास, मेरे घर के पास एक स्कूल है, ठीक है। ये स्कूल की बढ़िया प्रमोशन है, उसके बच्चे मेरे बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत डियर टू मी। क्यों? मैंने टैटू बनाना स्टार्ट किया तो मेरे पास एक लड़की आई, DLF स्कूल है उसका,
मतलब नाम है स्कूल का जिससे वो लड़की है, उसने मुझसे एक टैटू बनवाया, ठीक है, और वो शी वॉज क्वाइट पॉपुलर इन हर स्कूल, और वो उस वक्त स्कूल में ही थी, तो उसने वो फोटो डाली इंस्टाग्राम पे, उससे और लोगों को पता चला, उसके स्कूल में और लोग आए, वो इतना लेवल पे बढ़ गया कि मेरा एक वक्त पे 50% क्लाइंट उस स्कूल से था, 50% क्लाइंट कहीं और से आ रहा, तो और फिर स्कूल के बच्चे भी उस तरीके के, उन्होंने बहुत पोस्ट डाले, वो बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं आज भी अगर उस स्कूल से कोई आता है ना, तो मैं उनको अलग से एक डिस्काउंट लेवल बना के चलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हाथ है उनका, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और हर जो भी स्टूडेंट आया, इवन टीचर्स आए टैटू बनवाने, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए टैटू बनवाने, उनको था कि, और क्योंकि उस एरिया में कोई और टैटू आर्टिस्ट नहीं था, ठीक है, तो ये अपन गाजियाबाद साहिबाबाद की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को ना एक हाइप दे दी, एक तरीके से एक पुश दे दी। स्टार्ट ऑब्वियसली मैंने अपने घर के कमरे से किया था, मैं अपने बेडरूम के कोने में, मैं आपको वो भी क्लिप इसमें ऐड करवा दूंगा कि मैं अपने बेडरूम में बैठ के करता था, और मेरा डॉग भी उस वक्त वहीं होता था, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि डॉग की वजह से अनहाइजीनिक हो रहा है। देन आई शिफ्टेड टू अनदर वन ऑफ माई हाउस जहाँ पे कोई नहीं रहता था, 1 BHK, तो उस पर मैंने शिफ्ट किया, फिर मैंने उससे बिल्ड किया, धीरे धीरे उसका भी पूरा ट्रांजिशन कि वो कैसे, वो प्राइवेट स्टूडियो भी था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे जैसे पैसे आते रहे उसमें हम बिल्ड करते रहे, पेंट कराते रहे, बहुत सारी चीजें कराई। तूने हैंड पेंटिंग्स कराई? हैंड पेंटिंग्स करी, मेरे फ्रेंड ने हैंड पेंटिंग्स करी, बहुत कुछ हुआ, एंड स्लोली वो इस लेवल पे बिल्ड हो गया, और अर्निंग भी इतनी अच्छी खासी हो गई मेरे को, कहीं ना कहीं इतना क्लाइंटेल बन गया कि मैंने फिर फाइनल डिसीजन लिया इस स्टूडियो को खोलने का, जो अब आप देख रहे हो। बाकी पुराने बंद हो गए हैं, बट हाँ फाइनली इधर। तेरा लाइफ का वर्स्ट टैटू कौन सा था? यार मैं ये बोलूंगा कि टैटूज ऐसे मैं आई हैव नहीं, सबसे वर्स्ट बनाया जो तूने कहा किया है, मैं बोलूं कह रहा मेरी क्लाइंटेज कम हो जाएगी, देखो, अगर मैं ये कहूं कि वो मेरी जिंदगी का वर्स्ट टैटू था, ठीक है, तो वो डेफिनेटली और लोगों के टैटूज से बेटर था, उनके अच्छे टैटूज जैसा भी कह सकते हो। कितने टैटू आर्टिस्ट तो ऐसे हैं जिनके अच्छे टैटू थे, वो अच्छा था। वो गनरत क्यों था? क्योंकि उसमें मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स करी थी। सिली मिस्टेक्स ऐसे इनकी चिड़िया उड़ रही है पर उसके पंख नहीं खुले तो वो उस टाइप की कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने तब अपना आर्टिस्टिक दिमाग लगाया, और वो इतना ज्यादा आर्टिस्टिक हो गया कि वो लॉजिक उसमें से हट गया। बट हाँ, मैंने ऐसी भी गलतियां करी हैं। एंड ऑफ द डे द थिंग दैट मैटर्स इज कि आप उन गलतियों को हाइड कैसे करते हो। आप आर्टिस्ट हो तो आपको अपने गलतियों में आर्ट ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने उनको ऐसा करके वो टैटू दिया कि आज तक, मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उनको नहीं पता कि उसमें गलतियां क्या है, मुझे पता है उसमें गलतियां क्या। तो हाँ ठीक है, बट हाँ मैं उस टैटू को एक मानता हूँ। और उसके अलावा ऐसा कोई खराब टैटू नहीं है। कितने बार लोग दूसरी सेटिंग के लिए नहीं आते तो उनका बचा हुआ बजट इशू आ गया, कुछ भी आ गया, क्योंकि मैं एक बारी में पूरी पेमेंट नहीं लेता कि नेक्स्ट सेटिंग का अगर आपको करना है तो आप अलग से दे सकते हो। या इस चक्कर में बहुत से टैटूज अधूरे रह गए, वो वाली बात है। बट वो भी इनिशियल टाइम की बात है कि जब स्टार्टिंग था, अब ऐसा नहीं होता। इससे एक और बात है मेरे को जो लगती है कि प्रोडक्ट बेचने वाले लोगों का बिजनेस बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट दिया, आपके पास पैसे आ गए, ठीक है, हम जो काम करते हैं। बट सर्विस प्रोवाइडर वाले जो काम होते हैं और जो कस्टमर उनके साथ करते हैं और जो मतलब डिस्काउंट ये मेरा सवाल है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। अबाउट क्लाइंट सर, जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बता दूं, कभी भी आप टैटू कराने जा रहे हो ना, आप थोड़ी सी बैक रिसर्च करके जाओ कि ये टैटू आर्टिस्ट मुझे लगभग कितना चार्ज करेगा। क्योंकि अगर आप किसी टैटू आर्टिस्ट के पास गए, आपका बजट है 1000 रुपए और उसने बता दिया 5000 रुपए और आपने उसको बोला डिस्काउंट के लिए, तो पहली बात तो वो बिल्कुल डिस्काउंट शायद ना करे। अच्छा टैटू आर्टिस्ट, मैं ये नहीं जो आपके हर जगह टैटू आर्टिस्ट है उनकी बात नहीं कर रहा, 20% इंडिया के टैटू आर्टिस्ट ही प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट मेरी नजरों में, अगर आप उनके पास जाते हो वो बिल्कुल मना कर देंगे कोई भी डिस्काउंट देने से। इनकेस वो डिस्काउंट देते भी हैं तो आप इस तरीके से सोचो, अब आपने उनका मन तो मार दिया टैटू स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि आपने ले लिया डिस्काउंट वो खराब करेगा। नहीं, वो ना चाहते हुए भी ना अपना 100% नहीं देगा। मैं हर टैटू में अपना 100% देता हूं, ये मेरा कहना है। बट अगर मैं मेरे को लगता है आई डिजर्व 10,000 फॉर समथिंग एंड आई एम गेटिंग 6,000 फॉर समथिंग,
तो वो ना चाहते हुए भी ना मेरी जो साइकी है वो उसको 6,000 का ज्यादा से ज्यादा 7,000 एफर्ट दे पाएगी, जो 10,000 में पूरा 100% देता। तभी मैंने टैटू बनने के बाद डिस्काउंट मांगा था। बट ये ना बहुत अच्छी बात बोली है, बिकॉज किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी क्रिएटिव पर्सन से शुभ भाई अगर कभी पूछो ना कि आप किस लिए करते हो ये काम, तो हर ना कोई ना कोई अजीब सा आंसर देता है कि अरे यार क्योंकि ना मैं इसके अंदर पैसा नहीं देखता। मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा देखना चाहिए। वो मतलब मेरे को जो बात आपने अभी बोली ना वो बहुत ठीक थी, वो बहुत प्रैक्टिकल है। मैं आपको एक बार बताता हूँ, जितना जो आर्टिस्ट ये कहेगा ना कि मैं उसमें पैसा नहीं देखता, तुम देखना सबसे महंगा वही होगा। ये सच बात है। इसका रीजन है, मैं इंडिया का सबसे महंगा टैटू आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बीच में भी नहीं हूँ, मतलब मैं ऑलमोस्ट एवरेज मान सकते हो। मैंने कहा ना, हाँ मैं जिन टैटू आर्टिस्ट के पास जाऊंगा टैटू बनवाने में, मुझसे भी ट्वाइस थ्राइस चार्ज करेंगे, इंडिया के अंदर ही है। एंड रिसेंटली मैंने एक की अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश भी करी जो मुझे 11 दिन बाद की मिल रही थी, तो मैं नहीं ले पाया। तो ऐसे भी आर्टिस्ट है, आप लोगों को उनकी नॉलेज नहीं होगी क्योंकि वो उन टैटू आर्टिस्ट की तरह फेमस नहीं होंगे जो रील पे रील डालते रहते हैं, या उन टैटू आर्टिस्ट की तरह फेमस नहीं होंगे जो अपना 500 रुपये में हम ये टैटू दे देंगे, 1000 रुपये में ये टैटू दे देंगे, या बहुत दूर से हमारे पास टैटू आर्टिस्ट आए। वो उनकी तरह फेमस नहीं होंगे, बट वो एक्सपेंसिव होंगे, उनके अपॉइंटमेंट्स बहुत मुश्किल से मिलती है और वो बहुत लिमिटेड लोगों को पता है, तो वो बहुत एक्सक्लूसिव है। उनके डिजाइन्स भी रिपीट नहीं होता, उनका कुछ नहीं होता। और कहीं ना कहीं मेरा एम भी उस लेवल की सक्सेस पे पहुंचना है। अभी मुझे प्रोफेशनली देखा जाए इस स्टूडियो में सिर्फ 10 महीने हुए हैं और वैसे ओवरऑल 3 साल हुए हैं। एंड मेरा भी वो 10 साल का गोल यही है कि मैं उस एक्सक्लूसिव क्लब में आ जाऊँ जहाँ पे मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो ही करूँ। जैसे अभी तो मैं अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए वो टैटूज भी कर देता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, बट कहीं ना कहीं जैसा मेरा दिल चाहता है, जो आर्ट मैं करना चाहता हूँ मैं वो ही करूँ, मैं उसी चीज़ के पैसे लूँ और मैं वही पैसा लूँ जो मैं लेना चाहता हूँ। तो ऐसे भी आर्टिस्ट इंडिया में हैं, तो आप कहीं ना कहीं कंसिडर करो। तो मैं तो दूर दूर तक नहीं पहुँचा अभी वहाँ पे, और कहीं ना कहीं एम मेरा वही। एक चीज़ और पूछनी है, तिलक लगाया हुआ है, भगवान में मानते हो आप? बिल्कुल, काम से पहले नहीं मानता था, अब बहुत। बट मेरे दिन की शुरुआत भगवान की पूजा, हनुमान चालीसा सुनना, ये सब करने से होती है। उसका रीज़न है वो मैं अपने लिए करता हूँ, वो मैं भगवान को खुश करने के लिए नहीं, वो मैं अपने आप को खुश करने के लिए। मैंने कुछ दिन के जो स्टार्ट करी वो बहुत पॉजिटिव नोट पे करी, तो आगे जो भी होगा मेरे साथ, अब वो नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है वो मेरे हाथ पे नहीं है, बट अपनी तरफ से जो मैं कर सकता था मैंने किया। तो अब ये नहीं है कि मैं एंड ऑफ द डे कोस रहा हूँ भगवान को। हाँ, और एक मैं भगवान को ना औरों की तरह मुझे नहीं लगता मैं इतना भगवान को कैसे बोलूँ, मैं बहुत दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ कि भगवान यार आज काम नहीं हुआ यार, ये क्या कर रहे हो यार, थोड़ा तो लाओ यार, ऐसे थोड़ी तो मैं बहुत इस तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ। वो मेरे दिल की सेटिस्फाई, जो बातें मैं और किसी के साथ नहीं कर सकता वो मैं भगवान, क्योंकि भगवान को मेरे बारे में वो सब पता है जो मेरे को पता है पर दुनिया को नहीं पता। तो मैं उनसे वो बातें भी कर सकता हूँ मनी मन, उनसे मैं सॉरी भी बोल सकता हूँ, चाहे मुझे मुंह से बोलना पड़े, मैं मनी मन में बोल देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपने आप को खुश करती। एंड यू फील कि जब करियर की स्टार्टिंग होगी ऑब्वियसली चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होंगी, सक्सेस आने में ही बहुत टाइम लग जाता है, बंदे की पहले मेहनत देखी जाती है, तो वो मेहनत के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करने वाली होंगी जब जेन्युइनली आपको लगा होगा नहीं यार अब मेरे को भगवान की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनका एक कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से दखल अंदाजी रही है लाइफ में इस चीज़ को लेकर। मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी जो मेरे को चीज़ लगती है ना, अगर मैं आज जो मेरी फैमिली का सीन है, अगर मैं आज के टाइम पे अपने घर पे जाके अपने पापा को बोलूँ मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है, तो वो शायद नहीं बनने देते। वो एक टाइम था, वो एक दिन था, वो एक जैसे कहते एक मूवमेंट था जिसमें मेरे मुंह से वो शब्द निकल गए कि मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है, तो हाँ हो गई। क्योंकि अगर मैं पापा से भी पूछता हूँ पापा आपने क्यों हाँ करी थी, तो उनके पास भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। मैं मम्मी से भी पूछता हूँ कि अपना मतलब यू सेड कि मेरे को टैटू आर्टिस्ट बनना उनके है, मुंह he said से okay। हाँ निकल गई, जबकि नेगेटिव में भी कोई चांस नहीं था कि वो हाँ करते इस चीज़ के लिए। ये उनको भी पता है, ये मुझे भी पता है। वो आज भी अगर मैं उनसे कहूँ ना आपने क्या सोचा उस वक्त जो आपने मुझे हाँ कर दी, तो शायद उनके पास भी जवाब नहीं होगा और मेरे पास भी जवाब नहीं होगा कि ऐसी क्या मेरे को इतनी हिम्मत क्या आ गई कि मैंने मतलब टैटू आर्टिस्ट बनने वाला डिसीजन, जो बंदा आज तक किसी चीज़ के लिए कभी सीरियस नहीं हुआ, और मैं शायद टैटू आर्टिस्ट के लिए भी उतना सीरियस था नहीं, मैं बस टैटू आर्टिस्ट का शौक था तो मैंने बोल दिया।
वो कहीं ना कहीं वो बोलना, वो उस मोमेंट में कुछ तो था जो कि ना उस मोमेंट से पहले कभी हो सकता था। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे भगवान का हाथ रहा मैं है। मानता हूँ और ऐसा बहुत बार रहा है कि कितनी बार ना मैंने ये चीज़ देखी है, तुम्हारे साथ बुरा होता है ना, तुम्हारे साथ अच्छा होता है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होता है, तुम्हारे साथ बुरा होता है, और हमने जब बुरा हो रहा होता है तो हम बहुत बुरा मान रहे होते हैं, हमें साथ जब अच्छा हो रहा होता है तो हम और बुरा मान रहे होते हैं कि यार इतना अच्छा मत करो, आप फिर उतना बुरा करोगे। तो भगवान तो तुम्हारे को अच्छे की वैल्यू करना सिखा रहा है, पर तुम बुरी की वैल्यू कर रहे हो कि भाई इतना अच्छा करोगे तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि जिस दिन तुम्हारे को बुराई में भी अच्छाई मिल गई और अच्छाई में तो अच्छाई मिल ही गई, तो तुम्हें सिर्फ अच्छा अच्छा दिखेगा सब कुछ। अभी हमें क्या दिखता है कि यार बहुत अच्छा टाइम आ गया, बुरा भी आएगा, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, मेरे साथ तो होता ही ऐसा। मेरा एक सवाल है, और वो सवाल नहीं है, एक्चुअली शुभ भाई और मेरी अभी बात हो रही थी पीछे कि इनका एक कस्टमर के साथ हॉन्टेड सीन रहा है कुछ। तो शुभ भाई अब जरा बताओ क्या था, क्या मतलब? मतलब वो टैटू कभी हुआ ही नहीं, ऐसा सीन था। एक बंदा है, वो मेरे साथ जिम करता था, मतलब मेरे साथ क्या करता था, मेरे जिम में जिम करता था। वो देख ना रहा बस पॉडकास्ट। तो ये सीन हुआ था, सब वो खुद भी ये चीज बताता था। आपने वो भूल भुलैया मूवी देखी होगी, उसमें वो पूरा रेड हो जाता है जो पंडित होता है, तो वो वैसी फोटोज भी डालता है अपनी इंस्टाग्राम पे। प्लस वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान में और शक्तियों में, और कि उसके अंदर आत्मा आती है, वो ये सारी बातें बोलता है। मैं उन सब चीज़ों का कोई मजाक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसको देख के कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों पे ना थोड़ा सा डर सा बैठ गया मेरे अंदर। तो वो जब जिम आता था, एक बार उसने मुझे कहा कि तुम्हें मेरे को घर छोड़ दोगे? मैंने उसे घर छोड़ दिया। तो वो जहाँ वो उतरा वहाँ घर था नहीं, दूर दूर तक कोई। तो मैं जब अगले दिन वापसी जिम गया, तो जिम में मैंने किसी को बताया, वो किसी और के सामने उसने मुझसे पूछा शुभ आज भी जिम छोड़ देगा? तो उस बंदे ने एकदम मुझे कहा नहीं नहीं पागल, तू इसे मत छोड़ा कर घर। मैंने कहा क्यों? तो पागल है कि इसके ऊपर आत्मा आती है, ये है वो है, और पता नहीं होता कि ये कब ये बात कर रहा है या कब वो बात कर रही है। तो ऐसा वाला सीन है। मैं गया कल, तो मैं इसको घर छोड़ गया था। कह रहे कहाँ छोड़ गया? मैंने कहा इसे यहाँ छोड़ के आया। कह रहा वहाँ कोई घर था? मैंने कहा नहीं। तो पागल है क्या यार, तुम मत पूछ लिया अगर। मैंने कहा यार चलो, मैं हर दिन जिम में देखता हूँ, तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया इस बात को। फिर जब मैं टैटू उसमें आया ना, तो एक दिन इसका मेरे पे कॉल आया। अब मेरे पे नंबर सेव नहीं था, इसने मुझे कहा टैटू बनवाना है, तुम्हें याद है? मैं ये तो तब तक मैं सारी बातें भूल चुका था। फिर इसने मुझे ना अपनी इंस्टाग्राम आईडी से फॉलो किया, और मैंने देखा, मेरे को याद आ गया। मैंने कहा ये बंदा है, चलो कोई नहीं। ऐसा कुछ आज तक सीन हुआ नहीं था जिम में भी कि मेरे को उस चीज़ से थोड़ा लगे। उस बंदे मुझसे टैटू के लिए पूछा, और टैटू के लिए पूछने के बाद उसने कहा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तारीख को इस टाइम पे बनवाना है, क्योंकि ये डिमांड मेरी नहीं है, ये डिमांड ना किसी और की है। उसने ऐसा करके बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। ये डिमांड मेरी नहीं है, ये डिमांड किसी और की है। हाँ, ये मुझे नहीं बनवाना। उसने कहा ये मुझे नहीं बनवाना है इस टैटू को, ये किसी कोई और बनवा रहा है, बॉडी मेरी है। ओ भाई, उसने इस तरीके से बोला। तो मैंने ये सुना और मैं डर गया। मैंने कहा मैं इसे इग्नोर कैसे करूं कि यार नंबर भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी सब है, मैं एकदम से ब्लॉक कर दूंगा तो पता नहीं घर वर ना पता हो। इससे मेरे को डर तो लग ही रहा था, क्योंकि मैं पहले करता भी, तुम्हें पता ही है टैटू स्टूडियो मेरा घर के पास ही था पहले वाला। तो फिर हुई 2-4 बार मैंने बात करके, एक बार एकदम इसे ना रिप्लाई करना बंद कर दिया। फिर मैंने इसे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया। फिर उसके वो व्हाट्सएप पे मैसेज आने लग गए कि ऐसे ऐसे है, ये है, तुमने मेरे को ब्लॉक कर दिया, तुम्हें जब पता है कितना इंपॉर्टेंट टैटू है, मेरा टैटू भी नहीं है, अब वो नाराज होगी, तुम देखना। और उसने ये बोला और मैंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। तो वो टैटू कभी हुआ नहीं, पर ना मेरे अंदर एक खौफ इस बात का। आज भी याद है मुझे, वो संडे को बनवा। नहीं मतलब वो बेसिकली ब्लैक मैजिक करता था या उल्टी मुझे नहीं बातें करता था, क्या करता था? कुछ था उसमें ना कि वो बहुत ज्यादा तंतर मंतर कह लो। आप तो मिले भी हो, नेगेटिव एनर्जीज आती थी उससे? नहीं मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं आती थी यार। मेरे को लगता है कि जो लोग ऐसी चीजें करते हैं उनके दो तरीके होते हैं, या नेगेटिव भी एनर्जी भी आ सकती है, पॉजिटिव, क्योंकि वो वैसे बहुत हंसता खेलता, पर ना वो महीने में 15 से 20 दिन कहते थे बीमार रहता, उसे बुखार रहता, उसका बुखार नहीं उतरता। तो वो बुखार उसका तब नहीं उतरता जब उसके अंदर वो आ जाती है। और वो कहते हाँ, वो कहते थे मेरे को नींद नहीं आती, वो सोने। मैं ये चीज़ मान क्यों सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक शूट पे गई थी,
और वहाँ पर मेरे को एक लड़की मिली थी जो क्या नाम है बिल्कुल ठीक रहती है, सब कुछ है एंड एवरीथिंग। वो भी शूट कर रही थी, वो भी मॉडल थी, बहुत अच्छी लड़की, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ सही। एंड मेरे को फिर बाद में पता लगा कि भाई उसके अंदर बहुत टाइम से, पिछले 3-4 साल से आत्मा है और वो कोई निकाल नहीं पा रहा, और वो आती है बीच बीच में, और उसका वेट कम हो चुका है, और कभी कभी वो बीच में बोलती है, तो इट्स लाइक मतलब हम इसमें कोई एक्सपर्ट, पर मैं इतना बोल रहा हूँ कि जब उससे तो मिलते ही बहुत कम थे, क्योंकि वो खुद ही घर से बहुत कम निकलता था, तो वो जितने दिन नहीं निकलता तो उतने दिन माना जाए, मतलब वो खुद ही बोलता था कि मैं बीमार रहता हूँ, मेरे को बुखार। बट आप मानते हो आत्मा वगैरह इन सब के अंदर? अरे पता नहीं यार, मैं कुछ बोलूंगा पता चले अब मैं बना कर दूं और वही तो वो प्रूव करने आ जाएगी। तो इससे अच्छा कुछ मत बोलो इस बात। अच्छा ठीक है, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्लाइंट से रिलेटेड है कि किस तरीके के क्लाइंट्स आर गुड क्लाइंट्स जो कह सकते हैं, और किस तरीके के क्लाइंट्स सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं? देखो, गुड क्लाइंट्स में अगर हम देखें तो गुड क्लाइंट्स का एक तरीके से हो गया कोई भी बंदा जिसको चाहे टैटू क्लियर नहीं है कि उसे क्या बनवाना है, बट एटलीस्ट वो रिसर्च करके अपनी पूरी आया, उसे पता है उसे किस किस क्या क्या पॉइंट्स बॉडी के किस पार्ट पे किस तरीके से, हम हर चीज़ में हेल्प करने को तैयार है, बट वो हमें उतनी ओपन स्पेस दे रहा है कि अगर हमने उसे कह दिया कि यार इस बॉडी पार्ट पे अच्छा नहीं लगेगा यहाँ बनवाओ, इस साइज का अच्छा नहीं लगेगा यहाँ बनवाओ, प्राइस का सबका इशू होता है और साइज के हिसाब से प्राइसिंग होती है, तो कितनी बार वो चीज़ का हमारे को इशू आ जाता है, बट हम उन्हें कन्विंस करते हैं कि अगर आपको साइज का इशू है तो आप ये टैटू ना बनवा के अभी कुछ और बनवाना चाहते हो तो वो बनवा लीजिए, पर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। और वो हर चीज़ में हमारी सुन रहा है, वो हर चीज़ में हमारे को एक फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है कि हाँ ये आर्टिस्ट है, ये जो भी करेगा अच्छा करेगा। प्लस जब हम उसे डिज़ाइन के बारे में कुछ समझा रहे हैं तो वो आगे से हमें उस चीज़ के लिए कोई चैलेंज नहीं कर रहा कि अगर हमने कह दिया कि ये डिज़ाइन अच्छा नहीं है ये तो कितनी बार लोग होते हैं वो बुरा मान जाते हैं कि यार हमें कुछ और पसंद आएगा, तुम्हें कुछ और पसंद आएगा, ये ज़रूरी थोड़ी है वो डिज़ाइन अच्छा नहीं है। तो अब एक बात समझो कि एक आर्टिस्ट जो इतने वक्त से कर रहा है उसे पता क्या चीज़ लोग रिग्रेट करते हैं, क्या चीज़ लोग बहुत बनवा चुके हैं, क्या चीज़ बनने के बाद बेकार लगती है। मतलब एक बंदा आया था उसने ना चेस्ट पे अपनी मम्मी का पोर्ट्रेट तो करा लिया, और हम भी उस तरीके से नहीं देखते चीज़ों को जिस तरीके, ऑब्वियसली यार नॉर्मल है चेस्ट पे अपनी मॉम का पोर्ट्रेट या डैड का पोर्ट्रेट। उससे मैं मिला अराउंड 6 मंथ्स बाद, तो उसने मुझे मजाक में, मैं ये नहीं बोलूँगा वो रिग्रेट कर रहा था, बट कहीं ना कहीं उसके मन में एक चीज़ आई कि यार बनवाना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं बनवाना चाहिए? कह रहा यार कभी वो भी ना वो वाइफ टोक देती कि शर्ट खोल चुकी, हाँ मम्मी जी प्रणाम। ऐसे होते हैं रिग्रेट। चलो वो सब तो छोड़ो, मैं वैसे जो हमारी पहले बात चल रही थी कि किस तरीके के अच्छे होते, तो अच्छे इन शॉर्ट में ये बोलूँगा जो हर चीज़ के लिए ओपन होता है, आर्टिस्ट को उसकी स्पेस देते हैं, आर्ट के लिए जगह देते हैं, और ज़्यादा चिक चिक पिक पिक नहीं करते, डिस्काउंट के लिए ज़्यादा रोते नहीं, ये सब नहीं करते। और यही जो तुम्हारे बुरे तरीके के क्लाइंट हो गए, मैं ये नहीं कह रहा बुरे, आप डिस्काउंट मांगो, इट्स योर राइट, आपको कुछ साइज का इशू है, आपको नहीं पसंद आ रहे हमारे डिज़ाइन, ये सब आपका राइट है। मैं इन लोगों को बुरी कैटेगरी में नहीं लूँगा, मैं बुरी कैटेगरी में उनको लूँगा जैसे जो अड़ जाते हैं किसी बात पे। कितनी बार स्टूडियो में कोई आता है एंड मैं उनको कोई प्राइस बताता हूँ, वो मुझे इधर उधर के प्राइस बताने लगते हैं कि वो आर्टिस्ट तो इतने में कर रहा है, वो आर्टिस्ट तो इतने में कर रहा है, वो इतने में कर रहा है। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन कितना पैसा क्यों ले रहा है, क्योंकि अगर वो उतना ले रहा है तो वो उतना ही काम दे रहा है, एंड मैं इतना आपसे ज़्यादा ले रहा हूँ तो मैं आपको ज़्यादा काम दे रहा हूँ, दैट्स वाई वो एक फ़र्क है, ठीक है। तो लोगों को ये चीज़ एक तो समझ नहीं आती, दूसरा वो जिस तरीके से बात करते हैं, वो ट्रीट जिस तरीके से करते हैं। कितनी बार क्लाइंट, अभी मैंने पीछे एक शिवजी वाला टैटू बनवाया, तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए थे एंड दे ट्रीटेड मी सो गुड कि मतलब मेरे को अगर वैसे ही क्लाइंट मिल जाए ना अपनी ज़िंदगी में तो मैं खुश रहूँगा, मैं चाहे महीने के 4 टैटू करूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया, मुझे ये चीज़ लगनी चाहिए कि हाँ आई एम विद यू इन द होल प्रोसेस। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि आप दोनों अपना में लगे हुए, मैं अपना, मेरे को कोई बात कुछ तुम्हें बोलना है एंड यू आर नॉट स्पीकिंग इट अप, और वो सारी चीज़। मेरे को जब ये यहाँ पे लेके आई थी उस ड्यूरेशन के अंदर इसने मेरे को बोला था कि भाई बहुत बढ़िया बंदा है, तू एक बार जाएगा मिलेगा, तेरे को मज़ा आ जाएगा, तेरे को बहुत बढ़िया वाइब आएगी, ये आएगी वो आएगी। जो आपने अभी बात बोली ना कि लोगों का बात करना और इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो वन साइड ऑब्वियसली नहीं हो सकती क्योंकि दोनों कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके यहाँ की सबसे बढ़िया, मैं ऐसे मुंह पे तारीफ वो कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली सबसे अच्छी बात यही है दैट इंटरेक्शन जो है आपका लोगों के साथ वो बहुत अच्छा है,
वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। और वो सब पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उनको भी पता लग गया होगा कि किस टाइप का इंटरेक्शन है। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, रियली स्वीट ऑफ यू। शुभ भाई को हमने बस एक बार बोला और उन्होंने कहा कि भाई डन भाई करो। कहता मेरा स्टूडियो तुम्हारा, मेरा टाइम तुम्हारा, मेरी जान तुम्हारी, तुम अभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जान नहीं दे रहा मैं। और मैं आप सबसे बिल्कुल ये बात बोलूँगा दैट बॉलीवुड ऑफ टैटूज के अंदर ज़रूर आओ। हम इसका इंस्टा लिंक नीचे डाल देंगे, प्लीज़ उसको चेकआउट ज़रूर करना और सारी चीज़ें एक बार इसका पेज चेकआउट करना। बाकी यूट्यूब पे तो है नहीं, हमारी वजह से आ जाएगा शायद, और हम इसकी वजह से। और ये हैबिटेट सेंटर इंदिरापुरम के अंदर है, बॉलीवुड ऑफ टैटू, फर्स्ट फ्लोर पे KFC वाली स्टेयर्स है, राइट, ऊपर चढ़ के। या मतलब कहीं से भी आ जाओ, किसी से डायरेक्शन है ये? यार देखो, डायरेक्शन होती बरकोस के साइड में। सॉरी फॉर बीइंग गूगल मैप्स। हाँ गाइस, मैं ये यहाँ पे कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैटू आर्टिस्ट या बहुत बड़ा हो गया। मैं अभी भी 3 साल ही हुए हैं और आगे बहुत कुछ अभी मुझे सीखना है। बहुत से इंडिया में टैटू आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन तक पहुँचने में मुझे भी बहुत टाइम लगेगा, एंड मैं उनको अभी भी अपने से बहुत ऊपर मानता हूँ। और जो अभी तक की मेरी जर्नी है, कहीं ना कहीं वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि मैं अकेले आया तो बात है। बट आई कैन से कि मोस्टली इंडिया में जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं ना, उनको सबको स्ट्रगल करना पड़ा है, सबको घर से लड़ना पड़ा है, जो भी आर्टिस्ट है। क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी के भी घर वाले एकदम से मान गए होंगे या कोई भी आज वहाँ तक पहुँच गया होगा जहाँ वो आज है। तो ये सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए। बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सो मच गाइज हमारा पॉडकास्ट सुनने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जो कमेंट। बाकी सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे वो हम भी बोल रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था ये करने का होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है बोल रहा हूँ। शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट्स के अंदर प्लीज़ हमको लिख के बताओ कि आपको हमारा पहला पॉडकास्ट कैसा लगा। हम जेन्युइनली जानना चाहते हैं आप लोगों के रिव्यूज़, ताकि हम लोग आने वाले टाइम पे और पॉडकास्ट के अंदर अपने आप को इम्प्रूव कर सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।